नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो आज एक बार फिर खराब शुरुआत और 440 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। आज का कल्प्रिट है बैंक निफ्टी, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और उसमें भी सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंडसइंड बैंक, जिसने आज पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी नींव हिला दी, क्योंकि करीब 16% नीचे काउंटर। और इसके नतीजे तो खराब आए थे, लेकिन जो कमेंट्री थी माइक्रो फाइनेंस से लेकर और अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, उसके बाद इस काउंटर में तेज गिरावट, और उसका ही असर देखने के लिए मिल रहा है कि आज सारे ही जो मिड कैप स्मॉल कैप जो बैंक्स हैं उन सभी में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। क्या बड़े बैंक संभाल पाएंगे या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनम श्रीवास्तव, स्मॉल केस मैनेजर एंड फाउंडर फ्रॉम राइट रिसर्च। सोनम मैम, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, sharadmishra.com से हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। सर, वैसे मैं बोल तो गुड मॉर्निंग रहा हूँ, लेकिन सारी सेंटीमेंट तो बैड मॉर्निंग वाले ही हो रहे हैं। सर, ये बैड मॉर्निंग ही रहेगी आज पूरे दिन, या ये कुछ गुड इवनिंग में भी कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, सुबह सब कुछ शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ था। डेटा तो काफी अच्छा था। तो जो डेटा अच्छा था वो सब खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सुबह जब कल का जो डेटा था वो आप देखिए अच्छा खासा जो है 51,500 फुट राइटर का बेस था। और आप देखिए उसके नीचे 51,400 300 सारे सपोर्ट्स थे। और अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो एक टसल थी, लेकिन इसके बाद 2400 से अच्छा फुट राइटर का बेस था। 24,500 पे भी सब अराउंड 2,38,000 2 लाख फुट राइटर, 2,37,000 कॉल राइटर का बेस था। देखिए सिचुएशन एकदम पलट गई है। आप देखिए 24,500 पर कॉल राइटर का बेस बन गया है, 24,400 पर कॉल राइटर का बेस है, 24,300 कॉल राइटर के पास है, 24,000 बचाने की कोशिश हो रही है। और बैंक निफ्टी को आप देखिए तो 51,500 51,000 के बाद 51,500 तक आप देखिए सब फुट राइटर पोजीशन काट रहे हैं सर महीने के एक्सपायरी में। और अब 51,000 के बाद फुट राइटर का बेस बनता हुआ दिखाई दिया। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे एक इंडसइंड, एक चीज और मैं देख रहा हूँ। आप जरा कमेंट्री देखिए आईटीसी की। तो इनकी कमेंट्री में आप देखिए इन्होंने बहुत साफ बोला है कि भाई वीकनिंग ट्रेंड है कंजम्पशन में, मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो 9.2% के आसपास है। पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर रिटेल सेल्स डिक्लाइन कर रही है। आप जुलाई से सितंबर का डेटा देखिए, जीएसटी कलेक्शन 39 मंथ लो पर है। फ्यूल कंजम्पशन की ग्रोथ है रिसेंट महीनों में। रूरल वेस्ट डिक्लाइन है। तो देखिए जो थोड़ा बहुत रूरल को लेकर के एचयूएल ने पॉजिटिविटी दी थी कि साहब अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन है, रूरल कंजम्पशन इंटैक्ट है, वो अब आईटीसी बोल रहा है वो भी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में गिरावट है। कोर सेक्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सर्विसेज जो है बिल्कुल केवल यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो कमेंट्री है ये भी कहीं ना जी। कहीं एफआई की जो बिकवाली है उसको बिल्कुल सेकंड करती है। और ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है बाजार इसको बिल्कुल। बहुत अच्छे से नहीं ली। सोनम मैम, पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस समय क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? माल काट रहे हैं, जो प्रॉफिट में था उसको ही काट पा रहे हैं, या जो लॉस में है, मार्जिनल लॉस में है 5 या 10% के, उसको भी काट रहे हैं? जिस तरह से एफआईज माल काट रहे हैं उस तरह से तो ये लग रहा है कि वो फिलहाल जल्दी में तो वापस आने वाले हैं नहीं। क्या लग रहा है मैम? देखिए, अगर जैसे सर ने बोला, हम लोग का ब्रॉड बेस आउटलुक तो कोई ऐसे नेगेटिव साइंस नहीं दिखते हैं। बट हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से कुछ कुछ कंसर्न है। यूएस इलेक्शन आने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़े उससे, रिसेशनरी फियर्स हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हम यहाँ से बिल्कुल ना पोजीशंस काट दें। हम यहाँ पे लगे हुए हैं, और हमारा फोकस जो है इस टाइम पे वो डिफेंसिव सेक्टर में चला गया है, जहाँ से कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस तरह के स्टॉक्स में। वहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जहाँ हमने अच्छी अच्छी अर्निंग देखी है, कंजम्पशन सेक्टर में भी बहुत ही अ, अभी जैसे एचयूएल आईटीसी की बात हुई, स्लो डाउन सा ही दिख रहा है। बट हम अभी काट ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है कि ये जो गिरावट है ये बहुत ही शार्प या फिर बहुत ही एक्सटेंडेड होने वाली है। बिल्कुल, गिरावट एक्सटेंडेड नहीं होने वाली है, ये सोनम मैम का मानना है। और शरद सर कुछ डिफरेंट डेटा पर बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईज का, क्योंकि उस डेटा ने सबकी नींव हिला दी है, सब कुछ खराब कर दिया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर।
बाजार बोलता है। इसमें हम देखेंगे कि एफआईज डीआईज का डेटा किस तरह का है। तो मैं फिगर पढ़ देता हूँ, ट्रेंड वही है। एफआईज ने कल फिर बिकवाली की, डीआईज ने फिर खरीदारी की, लेकिन कौन कब तक रेस्क्यू कर पाएगा ये तो हम देख ही रहे हैं। रेस्क्यू तो नहीं कर पा रहे हैं डीआईज, भले ही गिरावट को थोड़ा सा कमज़ोर कर दे रहे हैं, लेकिन गिरावट तो है। और एफआईज ने कल 5062 करोड़ और डीआईज ने 3620 करोड़ रुपए का माल खरीदा। एफआईज ने 5000 करोड़ की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ से किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ जोन्स करीब 141 पॉइंट डाउन रहा, शंघाई में 26 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर करीब 1% की बढ़त, हैंसेंग में करीब 1% की बढ़त। बिल्कुल वो जो कोरिलेशन अभी फिलहाल अक्टूबर मंथ में स्थापित हुआ है वो चल ही रहा है, कंटिन्यूएशन में है कि शंघाई ऊपर तो इंडिया नीचे, और निकाई 1% नीचे, कोस्पी करीब 0.4% ऊपर। आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं कौन सा काउंटर है जो कि आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर होम फर्स्ट रिजल्ट्स आने के बाद 8.5% ऊपर है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क करीब 8% ऊपर है। साइंट यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं 5.5% की बढ़त। डीसीबी यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट, और लॉरस लैब यहाँ पर कल मार्केट आवर्स में नतीजे आ गए थे, नतीजे कम थे लेकिन काउंटर में बाउंस बैक है आज 4.5% का। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स में सबसे टॉप पर बना हुआ है इंडसइंड बैंक, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, 17% नीचे ये काउंटर देखने के लिए मिल रहा है। डिक्सन अच्छे नतीजों के बाद भी करीब 9% नीचे है, इस पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ खास रहा। जीएलएस करीब 7.5% नीचे है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में ईडी के कुछ छापे पड़े हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट है, काउंटर 7% नीचे है। आईटीडी सीमेंटेशन करीब 6.5% नीचे है। कुछ एक इंटरनेशनल खबरें हम पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे या इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। सबसे बड़ी खबर जो अमेरिकन मार्केट से देखने के लिए मिली वो था टेस्ला का शेयर, कल हाईलाइट था वहाँ पर, क्योंकि करीब ये काउंटर 20 से 23% तक चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि इंट्राडे में इसकी सबसे बड़ी बढ़त थी आफ्टर 11 ईयर्स। मई 2013 में इस तरह की बढ़त देखने के लिए मिली थी, 11 साल बाद इसमें इस तरह की तेज़ी देखने के लिए मिली है। शरद सर, वैसे तो हम देख रहे हैं कि टेस्ला से हमारा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स भी उसी तरह से लगभग कुछ अच्छे ब्रांड्स सेल करती है, लाइक जैगुआर, लैंड रोवर, और हुंडई भी इंटरनेशनल कंपनी अब इंडिया में लिस्टेड हो गई है, बड़ा एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया से। मारुति भी एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। सर कैसे देख रहे हैं तीनों काउंटर्स को ऑन चार्ट? देखिए अभी तो क्या है, अगर आप पहले तो टाटा मोटर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्रिटिकल सपोर्ट का ब्रेकडाउन 900 रुपए के आसपास, क्योंकि भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। और देखिए भले आप इन सारे स्टॉक्स को देखें, ये सब अभी बाजार के हिसाब से काफी महंगे हैं, यहाँ काफी वैल्यूएशन महंगा है। अगर आप देखें तो 10 के पी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, 10 के पी के आसपास टाटा मोटर है, और 25 के पी के आसपास मारुति है, 30-35 के पी के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के आपसे ठीक ठाक है, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट काफी खराब है, इसलिए देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में तो बिल्कुल एक गिरावट रहेगी। अगर आप हिंडई को देखें तो वहां पर क्या है, बाजार को कोई विजिबिलिटी नहीं है। ईवी देखे 4-4.5% का मार्केट शेयर है, और वहां पर बड़े प्लेयर्स का पैसेंजर व्हीकल का भी मार्केट शेयर लेके गए, महिंद्रा एंड टाटा। तो देखिए वहां पर तो अभी विजिबिलिटी नहीं है। तो और इसके बाद 25 के पी मल्टीपल पे स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वहां कुछ बहुत ज्यादा मौका आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर आप एल&टी की कमेंट्री देखें तो वहां पर ये जरूर आया था एल&टी फाइनेंस की कमेंट्री में कि सर देखिए कहीं ना कहीं एक आपको हो सकता है कि जो ट्रैक्टर सेल्स है वहां पर आपको एक बार ट्रैक्शन देखने को मिले। तो एक आप स्कॉट्स पे ध्यान रखिए, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल देखिए सोडा बीएलडब्ल्यू को इसने अपना रेलवे का व्यापार बेचा है, तो वो बाजार मान के चल रहा है थोड़ा सा कम सस्ते वैल्यूएशन से बेच दिया है। तो देखिए इसके बावजूद 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसलिए यहां सेटल कर जाए तो उसको खरीदिए, 4000 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक चीज विवेक जी मैं आपको और बोलना चाहूंगा बाजार के बारे में, साइड बाय साइड, चूंकि आपने पाए का डेटा डिस्कस किया, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे तक बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में पाया ने कुछ बेचा ही नहीं। जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, आज भी करीब 1378 करोड़ खरीद के गया था, कल भी 1378 करोड़ खरीद करके गया था बैंक निफ्टी में एफआई, और एक सपोर्ट बना हुआ है। तो देखिए आज सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, उनके भी एफआईएस के भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं लगातार।
तो देखिए वहां पर भी सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। तो अगर आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से एफआई की सेलिंग आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, और ऑप्शन की क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि सारे सपोर्ट टूटते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है वीकनेस रह सकती है। अब गुड काउंटर बैड काउंटर उसका कुछ सिग्निफिकेंस रह नहीं गया। जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जहां सिक्वेंशियली आने वाले क्वार्टर्स में विजिबिलिटी है रेवेन्यू की, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में, वहीं पर आप एक जी ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। सोनम मैम, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि कुछ एक चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं वो है अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जो लगातार तेज होती जा रही थी, उस पर एक ब्रेक लगा है। साथ ही आईएमएफ की तरफ से दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कल निकल कर आए। उसमें एक था कि इमर्जिंग मार्केट में भारत सबसे बेहतर है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। मार्केट देखकर तो फिलहाल नहीं लग रहा आजकल, क्योंकि चाइना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दूसरा भी ये कहना है कि इंडिया में अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो कर भी सकते हैं, और उस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। और वो रिफॉर्म है लेबर का रिफॉर्म, और दूसरा इंफ्रा पर और ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाने की बात। मैम, कैसे पढ़ें आईएमएफ के इन स्टेटमेंट को, क्योंकि मार्केट टूट रहा है, ब्रॉडर वेज में इकोनॉमी पर अच्छी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ पे दो बातें। इंडिया की इकोनॉमी अगर आप अलग से देखें तो वो ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो आईएमएफ ने भी बोला। मेरे ख्याल से ग्लोबल सप्लाई चेन, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इस बार हमें अर्निंग पे इम्पैक्ट, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हमें अर्निंग पे इम्पैक्ट दिख रहा है। इस बार की अर्निंग्स में ज्यादा डाउनग्रेड दिख रहे हैं कंपेयर टू अपग्रेड्स, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्म होगा और उसके बाद इंडिया की ग्रोथ वापस से शाइन करेगी। आई थिंक ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो दुनिया में बहुत चीजें हो रही है। रेट कट की साइकिल पिछले 2 डेकेड में 3 बार ही हुई है, और हर बार वहां पे काफी सेलिंग मिली है। तो आई थिंक वहां पे एक फियर है, यूएस प्रेसिडेंट का फियर है, प्लस जियो पॉलिटिक्स में जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस आएंगे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और इंडिया की ग्रोथ अगर आप हर चीज हटा के देखें तो स्ट्रांग है, बट ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे चाइना का स्टिमुलस बहुत ही शार्प आया है, चाइनीज इकोनॉमी में लोगों ने जी काफी इंटरेस्ट दिखाया जो थोड़ा सा डाई डाउन हो चुका है। तो आई थिंक ये सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, बट मुझे यही लगता है कि क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है तो ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो रहा है। बिल्कुल। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंह जी, पूछ रहे हैं आईओसीएल 162 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? फंडामेंटली स्ट्रांग है, अंडर वैल्यूड है, क्या करें सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं आप? सर इंडियन ऑयल, यस जी जी। तो देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल इस वक्त रह दूंगा आपको, अभी कुछ और अदरवाइज देखने को नहीं है। तो देखिए 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है यहाँ पर। ये जो ब्रेकडाउन आया है वीकली चार्ट के ऊपर, आप देखिए एक दबाव बना हुआ है, ये करीब 138 तक स्टॉक को खींच करके लेके जाएगा। 146 का भाव है, तो 138 से 130 ये वो जोन है जहां पर आप देखिए तो करीब जनवरी 2024 में स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चला था। तो आप वही 130 और 135 का जोन पकड़िए, वहां स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता हो आपको दिखाई दे, इसके बाद ही इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस दिखाई देगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी मैं पहले भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जितनी बहुत मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी, एक वोलेटिलिटी रह सकती है। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स है, बड़े शॉर्ट्स है यहाँ पर, और पुल बैक आने के बाद शॉर्ट्स ने दोबारा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने शॉर्ट किया है यहाँ पर, तो 130 तक का पुल बैक यहाँ आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ एक और खबरें। नेचुरल गैस की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कल 10% तेज हुई हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ने वाली है इस विंटर सीजन में। इसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर इस तरह से पड़ सकता है क्योंकि एमजीएल आईजीएल को अभी 16 अक्टूबर से ही गेल का एक नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने गैस की सप्लाई कट कर दी, जिसमें कि एपीएम गैस की प्राइसेस जो सस्ते रेट की होती है वो उन्होंने कट कर दी थी 20%, जिसकी वजह से हमने देखा था कि आईजीएल एमजीएल टूटे भी थे। अब उनको कहीं ना कहीं गैस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ऐसे में नेचुरल गैस की कीमत का बढ़ना ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं मानी जानी चाहिए। सोनम मैम, क्या करेंगी ये कंपनियां, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस जैसी कंपनियां, पेट्रोनेट जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट करती हैं, या पेट्रोनेट तो उनको सबको सप्लाई करती है? बिल्कुल। देखिए, आई थिंक ये गैस प्राइस बढ़ने की वजह से इन पे थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा।
और ये काफी यूटिलिटी बिजनेस है। काफी डाइवर्सिफाइड इनका इनका सप्लाई साइड होता है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा इस कैश प्राइस से वो हमको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे भी आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आई थिंक कंसोलिडेशन ही दिखेगा। गेल का स्टॉक प्राइस है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट होता दिख सकता है इस न्यूज के बाद से। जी शरद सर, कंसाई नेरोलैक का ये अपनी लोअर परेल में एक जमीन बेच रहा है 726 करोड़ रुपए में, कुछ लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? देखिए, ये जितनी भी न्यूज फ्लो पहले होते थे विवेक जी की, जितनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल कंपनीज की है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड सेगमेंट या कोई भी ऑर्डर बुक मिलती थी तो बाजार चल जाता था। अब वो जमाना गया सर, थोड़ा सा दिक्कत है। आप देखिए स्टॉक में एक ब्रेकडाउन है। आप देखिए डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट होगा, आने वाले इनकम स्टेटमेंट्स में मार्जिन में फायदा होगा। लेकिन बाजार ये सब अभी देख नहीं रहा है। स्टॉक में ब्रेकडाउन है 290 के नीचे, और आप देखिए 250 तक का गिरावट कंसर्न नेरोलैक में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उस जोन में जो बेसिकली 250 का जोन है, वो अप्रैल 2023 का जो सपोर्ट जोन है, वहां पर जाकर के स्टॉक कंसोलिडेट करे, इसके बाद ही कुछ व्यू लेना चाहिए। मुझे लगता है अभी गिरावट इसके अंदर कहीं 250 के लेवल पर बिल्कुल दिखती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने राय दे दी है, लेकिन आज सबसे बड़ा फोकस है मार्केट क्यों गिरा, किस शेयर ने ऐसा फंडामेंटल चेंज कर दिया कि सेंसेक्स आज 550 पॉइंट गिर चुका है और निफ्टी करीब 230 पॉइंट गिर चुका। और गिरने के बाद अब नाम नहीं ले रहे हैं कहीं भी रुकने का। तो आज का इंपॉर्टेंट कल्प्रिट पकड़ते हैं, बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट नतीजों पर फोकस पे। नतीजों पर फोकस, इसमें मैं पहले तो बात करने वाला था लीडिंग कंपनीज पर, एनटीपीसी और आईटीसी जैसी कंपनी पर, लेकिन आज का कल्प्रिट निकला इंडसइंड बैंक। नतीजे खराब आए थे, बैंकिंग में आ भी जाते हैं, लेकिन बड़े बैंकों के नतीजे अच्छे आए, लेकिन इसने नतीजे थोड़े ख़राब दे दिए। बैंक के नतीजे में एक बार पढ़ देता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम तो 5% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 39% गिरी है। प्रॉफिटेबिलिटी 39% गिरना भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि प्रोविजनिंग और उसके कारण अनसिक्योर्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, जिसकी वजह से जो कंसर्न क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आज हैमरिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में। सोना मैम, ये एक बहाना था कि इंडसइंड बैंक कुछ बोलेगा या कोई भी बैंक बोलेगा नेगेटिव, क्योंकि बैंक निफ्टी ही थी जो अभी तक इंडियन मार्केट को थोड़ा सा फ्यूल देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आईटी ने नहीं दिया। आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस ने निराश किया, उसके बाद एफएमसीजी में एचयूएल ने निराश किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑयल में निराश किया, उसके बाद चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल ने और फ्यूल दे दिया गिरने के लिए। एक केवल बैंकिंग था जो कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के भरोसे टिका हुआ था, वो आज खत्म हो गया। क्या लग रहा है मैम अब बैंकिंग में? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक अर्निंग सीजन के पहले भी लोगों के बहुत ज्यादा होप नहीं थे, और एचडीएफसी ने जरूर यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया था, जो आई थिंक काफी टाइम से पेंडिंग था। बट हमको पता है कि लो डिपॉजिट ग्रोथ रेट की वजह से बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस बना हुआ है, और इंडसइंड बैंक में आई थिंक उन्होंने दिखाया कि उनका रिटेल ग्रोथ काफी इम्पैक्टेड है, उनके अनसिक्योर्ड बुक में काफी स्ट्रेस है, और आई थिंक बहुत बड़ा झटका लगा इस अर्निंग को देख के, जो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आई थी। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं थी, बट यहाँ पे इस अर्निंग सीजन में जैसे आपने बोला कि कुछ ज्यादा ही डाउनग्रेड दिख रहे हैं अपग्रेड्स के कंपैरिजन में, जो आई थिंक एक बड़ा इंडिकेशन है कि भाई ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसका इम्पैक्ट आने लग गया है, और मे बी आरबीआई को भी बहुत जल्द रेट कट करके थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। साथ ही दूसरा एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ बैंक कंपनी पीएनबी हाउसिंग, इसके भी नतीजे कल आते हुए दिखाई दिए थे। इनकम में करीब 5.5% का जंप और नेट प्रॉफिट में करीब 23% का जंप। शरद सर, आज पीएनबी हाउसिंग पर किस तरह का आप मूव देख रहे हैं? क्या ये इंडसइंड बैंक से ही प्रभावित रहने वाला है, या आपको लगता है कि ये काउंटर खुद अपनी चाल चल पाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर आप
अगर आप पहले क्वार्टर की कमेंट्री देखें कैनफिन होम्स की, तो वहां ये दिख गया था कि कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होती दिखाई देगी, मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगा। तो देखिए वो चीज बिल्कुल दिखाई दी है कैनफिन होम्स में। पीएनबी में भी सिमिलर ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है। चार्ट्स पर भी देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, 865 910 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है 1000 रुपए के ऊपर चलेगा तो 1170 रुपए का भाव आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इंडस बैंक की तो अलग ही स्टोरी है। देखिए अगर आप देखिए राइट ऑफ बढ़ गए हैं 605 करोड़ से बढ़ करके 644 करोड़ को, तो राइट ऑफ है सिक्वेंशियली। तो और यहाँ देखें तो अगर फ्रेश एडिशन देखें नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1488 करोड़ से बढ़ के 1680 करोड़ हुआ है। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है 9 बेसिस पॉइंट। ये जितनी गिरावट आप देख रहे हैं, नई गिरावट, वो बेसिकली इसी वजह से आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल पीएनबी हाउसिंग में थोड़ा रुक रुक करके पीएनबी और क्योंकि फाइनेंस में प्रेशर रहेगा, बट पीएनबी और कैनफिन होम्स में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा। और इसके अलावा देखिए मुझे लगता है कि जो दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए होम फर्स्ट के जी। अंदर बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। होम फर्स्ट के अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप अभी भी चाहें, डिस्पाइट ऑफ कि स्टॉक काफी चला है, बट मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ बाकी है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके अगर ये सेटल होता है स्टॉक कहीं 1000 रुपए की 1050 1070 के जोन में, और कहीं 1200 रुपए के ऊपर निकल जाता है, 1134 का भाव है, तो फिर आपको 1400 1500 के भाव होम फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा अट्रैक्शन है सिलेक्टिव काउंटर्स। बिल्कुल। आज हमने देखा कि पावर कंपनीज के भी नतीजे काफ़ी आते हुए दिखाई दिए। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईईएक्स, इन तीनों के नतीजे में एक बार ले लेता हूँ। एनटीपीसी यहाँ पर रेवेन्यूज़ 0.5% डाउन थे, नेट प्रॉफिट 14% जरूर बढ़ा, लेकिन एबिटा मार्जिन और मार्जिन दोनों में ही गिरावट देखने के लिए मिली, जिसका इम्पैक्ट है आज काउंटर 3.5% नीचे है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि सीजनल क्वार्टर रहता है, क्योंकि मानसून आ जाता है तो पावर की डिमांड, थोड़ी सी जो पीक पावर डिमांड होती है वो कम हो जाती है। नेट प्रॉफिट जरूर 2% बढ़ा, तो रिजल्ट उम्मीद से बेहतर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भले ही रेवेन्यू 28% और नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा हो, लेकिन उम्मीद थोड़ी कुछ ज़्यादा थी इस काउंटर से, इसके नतीजों से उतना नहीं आए हैं, लेकिन ख़राब नहीं है नतीजे। सोनम मैम, पावर सेक्टर पर आपका आउटलुक, जो बेस्ट पीरियड होता है अप्रैल जून वो निकल चुका है, अब जो पीरियड आएगा वो विंटर का रहेगा। उतनी पावर की डिमांड नहीं रहती है जितना पीक सीजन में रहती है। क्या करें इन पावर शेयरों पर? देखिए पावर शेयर, जैसा आपने बोला, वो डिमांड आउटलुक भी थोड़ा नेगेटिव है। अर्निंग्स में भी मिक्स रिजल्ट्स आए हैं और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस मार्केट में जहाँ पे हमको ओवरऑल एक स्ट्रेस दिख रही है, उसमें ऐसे जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा लिंक होते हैं, वहां पे हमको मे बी थोड़ा टाइम कुछ स्लो डाउन दिखे, और फोकस हमारा थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर पे चला गया है। तो पावर सेक्टर का आई थिंक मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर वेट करना होगा उस पर एक रिकवरी आने के लिए, और इस टाइम पे हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जी, सोनम मैम आप हमारे साथ जुड़े। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरी मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं आस्था जैन मैम, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं फ्रॉम हेम सिक्योरिटीज़। आस्था मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वैसे तो मैं शरद सर से भी यही बोल रहा था कि आज गुड मॉर्निंग में गुड फैक्टर थोड़ा गायब है और बहुत ही बैड हो गया है। इनफैक्ट क्या लग रहा है मैम, ये कुछ गुड होने के कोई चांस कहीं से कुछ लग रहा है कि कोई सेक्टर इन पर्टिकुलर रेस्क्यू करेगा? आज तो ओवरऑल ब्रॉड बेस सेलिंग है और कोई भी शेयर शायद ही होगा जो ग्रीन में होगा। जी बिल्कुल, आपने सही यहाँ पे फरमाया। ये जो ब्रॉड बेस सेलिंग हुई है, मुझे लगता है अभी इसको थमने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और थोड़ा हमें नीचे के लेवल्स और शायद ये जो सेलिंग है वो दिखाती हुई नजर आएगी। रेस्ट जो अभी आ रहा है, मेरे हिसाब से मेजर सपोर्ट वो अब 23,900 के स्तर पे आ रहा है,
तो वहां तक ज्यादा दूरी नहीं है, 200-250 पॉइंट ही दूर है। लेकिन मेजर सपोर्ट 23,900 के स्तर पे अभी निफ्टी को देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पे देखते हैं, अगर वो लेवल सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी गिरावट और आ सकती है। देखिए, अगर मैं आपको ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात करूं, तो दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों ही फैक्टर्स इंडिया के अभी फेवर में वर्क नहीं कर रहे। माइक्रो फैक्टर्स पे जो इंडियन कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो वैल्यूएशन पे निफ्टी चल रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसीलिए हम एक करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी में। वहीं हम दूसरी तरफ मैक्रो लेवल पे बात करें, तो चाइना एक फैक्टर बना हुआ है जहां पे फंड्स का फ्लो है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार नवंबर में यूएसए में इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद जो भी सरकार बनेगी 1-2 महीने के अंदर, चाइना के हिसाब से कुछ तो इस तरह का पॉलिसी मूवमेंट आना चाहिए जो वापस से फंड्स फ्लो का डायरेक्शन इंडिया की तरफ मूव करेगा। तो और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आने वाला क्वार्टर भी नतीजों के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स, स्पेशली जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स, एक बढ़िया तेजी वापस से इंडियन मार्केट में लौट के आनी चाहिए। तब तक मार्केट एक इसी तरह से रेंज बाउंड और थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस के साथ काम करता हुआ दिखता नजर आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कुछ एक बात आशा मैम ने बताई कि मार्केट में कहाँ से बेदा मिल सकता है। शरद सर, थोड़ा मैं मार्केट को ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय मार्केट की जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी ख़राब है और हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उनके सवाल भी लेता हुआ चलता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है, सर इन्होंने नाम नहीं लिखा है, जोमेटो पर, जोमेटो के इनके पास 1300 शेयर हैं 280 के भाव के, पूछ रहे हैं कि नीचे ही जाता जा रहा है, रिकवरी कब तक हो सकती है? सर रिजल्ट्स तो ठीक आए थे लेकिन काउंटर नीचे। तो देखिए, रिजल्ट वगैरह सब अच्छा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त अच्छा खासा महंगा स्टॉक है, तो इस वजह से अब आपको गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। तो सब अच्छा है, मतलब कोई कोई कॉमर्स में देखिए 23% की ग्रोथ देखने को मिली थी, फूड फूड डिलीवरी में 4% की सिक्वेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, आप देखिए ब्लिंकिट में कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अब बाजार ऐसा है कि बाजार उसको सस्टेन नहीं होने दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक यहाँ पर बिल्कुल एक बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। एक सपोर्ट जोन इसका जरूर काम करेगा, वो करेगा 240 रुपए। तो जब तक 240 को सस्टेन कर रहा है, आप बिल्कुल बुलिश बने रहे। मुझे लगता है इसके नीचे जाने के बाद ही आपको एक बेरिशनेस देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स पर भी ओवरसोल्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है जैसे ही अगर ये 250 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 241 का भाव है, 250 255 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो दोबारा आपको 280 300 के भाव दिखाई देंगे। बिल्कुल ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसको मुझे लगता है कि डिप्स पर बाय करने का बिल्कुल आपको नजरिया बनाना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय जी, में भी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन आज मार्केट को जो बचा रहे हैं वो है नशा। सिगरेट का शेयर बचा रहा है और लिकर का शेयर बचा रहा है। एक बार उनके रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। आईटीसी रेवेन्यू 16% अप, प्रॉफिट 3% अप, सिगरेट का वॉल्यूम 7%, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5% अप होगा। तो आईटीसी ने आज अच्छे नतीजे पेश किए और उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है कि काउंटर आज इस ट्रेंड दिखा रहा है, इतने गिरे हुए मार्केट में भी 4% ऊपर है। एफएमसीजी सेक्टर को कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू करने की कोशिश की है आईटीसी ने। दूसरा काउंटर रेडिको खेतान, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। ये काउंटर भी करीब 4% ऊपर है। इसके रेवेन्यूज़ पढ़ देता हूँ, 9.5% ऊपर रेवेन्यू देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 24% का जंप। तीसरा काउंटर यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज, यहाँ पर नतीजे 13% रेवेन्यू में और प्रॉफिट में 23% का जंप। आस्था मैम, ये नशा ही चलाएगा क्या मार्केट को? ये आईटीसी, सिगरेट वाला शेयर, लिकर वाले शेयर कैसे लग रहे हैं मैम ऑन चार्ट्स? चलिए, पैसा कमाने से मतलब है, कहाँ कहीं भी बने। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ, जिस तरह से रेवेन्यू में ग्रोथ आना अब एक मेजर फोकस पॉइंट हो गया है। क्योंकि अगर रेवेन्यू में जब तक 8-10% की ग्रोथ नहीं आती, तब तक निफ्टी के हाई वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं होते, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जस्टिफाई नहीं होते। अब अगर हम आईटीसी की बात करें, तो आईटीसी ने बिल्कुल यहाँ पे अच्छा एक रिजल्ट दिया है और उसी वजह से मार्केट खुश भी है। लेकिन इसको भी एक मेजर रेसिस्टेंस अभी 500 के स्तर पे है। मेरे हिसाब से एक बार 500 के पार करना और उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, अगर ये लंबी अवधि में भी चलने को तैयार है एट दिस लेवल। तो जिन्होंने लिया है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई खरीदारी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर ले,
500 का लेवल एक बार ये सस्टेन करता हुआ दिखे, जिसमें 1 दिन या 2 दिन इसका क्लोजिंग 500 के ऊपर ही आए, तो फिर मेरे को लगता है कि इसमें फिर लंबी अवधि के लिए नई पोजीशन बनाने का भी समय आ जाएगा। तो अभी आईटीसी में सलाह यही है 500 के ऊपर नई पोजीशन बनाए और फिर उसमें जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो देखिए मैं थोड़ा डीप ही दूंगी। इतने मार्केट्स खराब हैं कि अभी आप छोटे-मोटे स्टॉप लॉस देंगे तो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। तो फिर आप 459 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजीशन में। 500 के ऊपर खरीदेंगे 459 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट तो इनिशियली बिल्कुल यहाँ पे 550 से 570 के रहेंगे। लेकिन ये एक कंडीशनल कॉल है और जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला है 500 का, वो अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद ही नई खरीदारी का कैंडिडेट बनता है। लिया हुआ है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं उसी स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन 459 के लेवल पे है और वही टारगेट्स के साथ जो 570 तक के लेवल्स का मैं दे रही हूँ। नई पोजीशन के लिए ये कंडीशनल जी बाय है। मैम, रेडिको और यूनाइटेड ब्रेवरीज पर आपकी राय? अब अगर हम रेडिको के यहाँ पे चार्ट्स की बात करें तो रेडिको का चार्ट इनफैक्ट और अच्छी स्थिति में है लेकिन काफी तेज हो गया है, तो इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं होगा। सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखते हुए नई एंट्री थोड़ी डिप्स पे लेंगे बेटर रहेगा। कहाँ तक लेनी चाहिए? 2350 2340 के जोन में नई एंट्री करें रेडिको खेतान में। लिया हुआ है तो होल्ड ही रखना है 2080 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़े स्टॉप लॉसेस आज देखने को मिलेंगे क्योंकि मार्केट्स खराब है, छोटे मोटे जल्दी ट्रिगर होने की काफी संभावना रहती है इसलिए। और टारगेट फिर हम इसमें जो आगे बना सकते हैं वो अभी मैं ज्यादा बड़े टारगेट तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है 2600 2700 तक के टारगेट्स ये दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन समय सीमा यहाँ पे मध्यम अवधि रखिए, शॉर्ट टर्म में ये ट्रेड्स ना माने क्योंकि मार्केट्स अभी काफी वॉलेटाइल है। शरद सर, कैस्ट्रॉल के नतीजों पर आप से मैं चाहता हूं कि कुछ विश्लेषण करें, क्योंकि कैस्ट्रॉल के नतीजे मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। करीब 9% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 7% का जंप देखने के लिए मिला। सर, कैसे देख रहे हैं कैस्ट्रॉल को? देखिए, अगर आप कैस्ट्रॉल को देखें काफी स्टॉक चला है और whichever भी अगर आप देखें तो इतना स्टॉक चलने के बाद एक गिरावट स्टॉक के अंदर है और 230 वो जोन है जहां पर एक बड़ा सप्लाई जोन स्टॉक के अंदर बना हुआ है। इस जोन का ब्रेकआउट आया था करीब आप देखें तो जून के लास्ट वीक में, जिसको अब स्टॉक सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दूसरा सपोर्ट जोन इसका बनता है 200 रुपए के आसपास। एक आप देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बहुत लंबे समय से इसके अंदर बनी हुई है। करीब 28 नंबर को अगर आप एक्सट्रापोलेट करें तो वो करीब एक सपोर्ट आता है, वही 200 रुपए 210 रुपए के जोन में एक सपोर्ट बनता है। मुझे लगता है कि जोन अगर टूटता है तो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी, थोड़ा सा क्रिटिकली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर ये जोन टूट जाता है 200 का और 2-3 दिन सस्टेन करता है तो शायद इसमें 165 रुपए तक की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक कहीं, मुझे लगता है कि 210 215 के ऊपर सस्टेन करता है, तब स्टॉक दोबारा बुलिश हो सकता है। बड़ी बुलिशनेस तभी आएगी जब सप्लाई जोन 230 का काटेगा और ऊपर चलना शुरू करेगा। जी, तो कैस्ट्रॉल पर व्यू मिला। जितने भी नतीजे आए हैं ज़्यादातर को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन इन पर विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस क्या सोच रहे हैं उसको बताने के लिए मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं। जी, अभी आप बात भी कर रहे थे आईटीसी के रिजल्ट्स की, तो आईटीसी के रिजल्ट्स के ऊपर आज ब्रोकरेजेस की राय निकल के आ रही है, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स की। अगर बात करें साहब, कह रहे हैं रिजल्ट्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़े हैं और मेन ग्रोथ जो वॉल्यूम रही है सिगरेट्स की 3%, उसको ब्रोकरेजेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। जैसे हम नोमुरा से स्टार्ट कर रहे थे, नोमुरा ने बाय कॉल दिया है, टारगेट रखा है 555 का। नोमुरा का मानना है कि सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी रही है लेकिन मार्जिन में प्रेशर बना हुआ है। एफएमसीजी में जो 5.4% की ग्रोथ है उसे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिशली देख रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं पूरे एफएमसीजी काउंटर्स में हमें वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा खराब ट्रेंड नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी ग्रोथ आईटीसी की अच्छी निकल के आई है। उसके ऊपर बाकी बिजनेस ने और अच्छा परफॉर्मेंस करा है, होटल्स हो गए, पेपर सेल्स हो गया, एग्री बिजनेस और सिगरेट, तो इन सब की वजह से ओवरऑल काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं ब्रोकर्स। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट कॉल दिया है, टारगेट रखा है 554 का। पॉजिटिव्स हैं सिगरेट में रेवेन्यूज बढ़ना, स्ट्रॉन्ग होटल से मोमेंटम, वीक कंजम्पशन थोड़ा नेगेटिव बताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने बाय की राय दी है और टारगेट रखा है 525 का। क्वार्टर 2 में बात करें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला डिस्पाइट टफ क्वार्टर, लेकिन तीनों ब्रोकर्स ने एक बात कही है आईटीसी के लिए, जो हमें बाकी एफएमसीजी कंपनियों को देखें कि
कॉस्ट से भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक वॉल्यूम ग्रोथ कंसर्न है, दूसरा कॉस्ट लेवल पर भी जो है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है यूबीएस के ऊपर एल&टी ने राय दी और एल&टी ने टारगेट को डाउनग्रेड करा है न्यूट्रल तक और अपना टारगेट प्राइस को भी कम करके अब 4000 कर दिया है 4400 से लेकर। मेन रीजन बताया गया तो नियर टर्म में आउटलुक थोड़ा वीक माना जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी ग्रोथ जो है आउटलुक सही है। और एक और यूबीएस ने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एल&टी के लिए जो मार्केट है वो अर्निंग ज़्यादा ऑर्डर को वेटेज देता है, क्योंकि मार्केट का मानना है कि एग्जीक्यूशन इजीली हो जाएगा, तो ऑर्डर्स को लेकर जो है मेन कंसर्न होता है मार्केट का। और दूसरी बात एक है जो मिडिल ईस्ट में कंपेटिटिवनेस है, वहाँ इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी क्या मिडिल ईस्ट में एल&टी के लिए बनी रहेगी या नहीं, ये एक कंसर्न यूबीएस ने जताया है। बिल्कुल, तो यूबीएस का कंसर्न मार्केट ने दिखाया भी है। 3.5% एल&टी का शेयर नीचे है और नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को यहाँ पर मार्केट ओवररेट भी कर रहा है, क्योंकि आईटीसी का शेयर आज 4% ऊपर है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं मार्केट में, क्योंकि इस समय काफ़ी दर्शक हैं हमारे साथ जो फंसे हुए हैं और आज उनके सवाल भी काफ़ी हैं। द्रिवेश सिंह जी का सवाल है आरवीएनएल पर। शरद सर, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप आरवीएनएल को देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो करीब 410 के आसपास है। ये वो जोन है जिसका ब्रेकआउट आपको मिला था करीब जून के फर्स्ट लास्ट वीक में, तो ये जोन नहीं टूटना चाहिए और इसी के आसपास आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाता है 390 के आसपास। तो ये जो है जोन अगर आपका सस्टेन हो जाता है और इसके बाद ऊपर की तरफ स्टॉक दोबारा कहीं 450 के ऊपर सस्टेन होता है तो बुलिशनेस रहेगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप अभी बने हुए हैं तो बिल्कुल आप अपना 390 400 के जोन में देखिए कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है या नहीं करता है। विवेक जी, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप अगर अलाउ करें तो। जी, हेलो जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ विवेक जी, देखिए अगर आप आईटीसी के नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि दर्शक जुड़े हुए हैं, तो अगर आप आईटीसी को नंबर्स को देखेंगे या ओवरऑल रियल्टी को नंबर्स को देखेंगे तो होटल सेगमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और ओवरऑल रियल्टी में देखिए वेस्टिन के नंबर्स अच्छे थे, वेस्टिन से अच्छा जो है इनको रेवेन्यू क्लॉक होता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर शैले होटल्स और इंडियन होटल पे एक बात ध्यान रखना चाहिए। अगर शैले होटल में देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं अभी 840 का भाव है, अगर ये कहीं 890 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट के बाद तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर 1100 रुपए की तरफ आ सकता है। सिमिलरली इंडियन होटल में आप देखें तो एक बेस बना है 645 के पास, अभी इसका भाव 667 है। अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन कर गया इंडियन होटल तो देखिएगा आपको ये कहीं 760 790 तक की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ एक दर्शक और भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि नतीजों का हमारा है प्रोग्राम, लेकिन इस समय नतीजे सभी के इतने ख़राब हो गए हैं, चाहे नतीजे अच्छे आए हों या ख़राब, लेकिन ज़्यादातर का इम्पैक्ट नेगेटिव ही चल रहा है। एक हमारे दर्शक हैं शर्मी जोशी जी, वो पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू मैम। इनका सवाल है एमबीएल इंफ्रा पर 67 की बाइंग है और जम्मू कश्मीर बैंक की 116 की बाइंग है। मैम आपसे पूछना चाहूँगा मैं, एमबीएल इंफ्रा मैम 67 की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, एमबीएल इंफ्रा की यहाँ पे बात करें तो आज तो जिस तरह का मार्केट बना हुआ है चारों तरफ हमें सेलिंग ही दिखने को मिल रही है। इस काउंटर ने थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश भी की है। मुझे लगता है यहाँ नजरिया लॉन्ग टर्म इन्हें रखना होगा, लॉन्ग टर्म नजरिया रख के एमबीएल इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका जो आता है वो 53 के लेवल पे आता है और इनफैक्ट इस हफ्ते का लो भी इसने 54 का बनाया है, यानी कि 53 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अभी काम कर रहा है इस काउंटर के लिए। मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी और स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बढ़ा दूंगी और वो तकरीबन स्टॉप लॉस जो रखा जाएगा वो 49 के लेवल पे रखा जाएगा। तो 49 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे मैम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और 61-62 के ऊपर, ये स्पेशली 61 से 63 का जोन अगर ये ब्रेक करता है तो और अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें फिर हमें 70 के ऊपर के टारगेट्स भी दिखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, जो स्टॉप लॉस सुझाया गया है उसके साथ। जी शरद सर, वैसे इनका सवाल आपसे था जम्मू कश्मीर बैंक का, इस पर भी ये सवाल पूछ रही हैं, क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकती हैं? तो देखिए अभी थोड़ा सा मुझे देखिए, वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पिछले फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे ही आए थे,
उसको कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन इसके बावजूद देखें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट जो है एक्चुअली बन गई है। आप देखें तो एक बड़ा मूव जो आया था करीब अप्रैल 2023 के बाद, उसके बाद स्टॉक में एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। यूजुअली फॉलिंग वेज पैटर्न जो बन रहा है करीब फरवरी 2022-25 के बाद, 2024 के बाद से माफ कीजिएगा, इस यूजुअली इस पैटर्न का जो वो होता है व्यू होता है, ये होता है ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेकआउट आता है, स्टॉक चलना शुरू करता है। लेकिन ये स्टॉक ने क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा है 93 का, जो इसी वीक में अब ब्रेकडाउन के अंदर आता हुआ दिख रहा है आज। तो उस जोन को सस्टेन करना बहुत जरूरी था। अगर वो जोन सस्टेन नहीं होता है तो आपको हो सकता है 75 रुपए तक एक गिरावट देखने को मिल जाए, वहां पर जाकर के स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। जहां तक मेरा नॉलेज है अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, रिजल्ट सिक्वेंशियली अच्छे आएंगे मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो अगर गिर जाए काफी तो आप 75 के बाद आसपास देखिएगा, कंसोलिडेट होता है तो ऊपर पहले 93 तक ही पुल बैक आएगा, और 93 के ऊपर सस्टेन कर जाए, ब्रेकआउट आ जाए 100 रुपए के ऊपर, फिर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अगर 100 रुपए के ऊपर निकल गया कभी भी किसी भी सिचुएशन में आफ्टर रिजल्ट बिफोर रिजल्ट, तो 134 तक का पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, अमित जी हैं हरियाणा से, सिगाल इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। मैम 402 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और IFCI के भी लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल कर दें मैम? देखिए, सीगल इंडिया की बात करें तो बिल्कुल आईपीओ में अभी ये आया था काउंटर, कुछ समय पहले इसका आईपीओ भी आया था, लेकिन उसके बाद से अगस्त के आसपास ये इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाया है। मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार एग्जिट कर जाएं इस काउंटर से, और इसमें बने रहने नहीं चाहिए। तो मैं ऑल्दो मुझे पता है नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ये आईपीओ के बाद से ये लगातार गिर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ कॉन्फिडेंस है। तो मैं एग्जिट करने की सलाह सीगल इंडिया के आईपीओ से और सीगल इंडिया के स्टॉक प्राइस से दूंगी। और मैम IFCI पर? आईएफसीआई की यहाँ पे देखिए बात करें तो आज तो अभी क्या बोले, सारे ही चार्ट्स इस तरह की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कि मतलब सभी में वीक लग रहा है ट्रेंड अक्रॉस द बोर्ड। तो आईएफसीआई में एक बार बताएंगे विवेक जी कितने पे इन्होंने लिया है? मैम 70 रुपीज़ पर। 70 पे लिया है, 50 हो गया है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रह सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा लॉस होगा, पर पार्शियली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियली होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस एक जो पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन 41 के जोन पे रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे क्रिएट हो रहा है। जी, कुछ और कंपनीज जिनको फोकस में रखना चाहिए, जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, जिनके नतीजे कल आने वाले हैं, इम्पैक्ट उन कंपनीज पर आज भी देखने के लिए मिलेगा, और मंडे को रिजल्ट्स के बाद तो पूरी तरह से रिएक्शन होगा। उन कंपनीज के नाम पढ़ देते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। आज का दिन रिजल्ट्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BEL, BPCL, कोल इंडिया, HPCL, इंडिगो, जम्मू कश्मीर बैंक और JSW स्टील। तो स्टील की शुरुआत हो जाएगी आज से, जहां पर कि रिजल्ट्स सीज़न शुरू होगा। BEL जो कि डिफेंस कंपनियों के रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। कोल इंडिया माइनिंग कंपनीज के रिजल्ट्स की शुरुआत कर देगा। HPCL, BPCL आज चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से जुड़ी हुई हैं तो IOC के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सरकारी बैंकों में एक रेस्पेक्टेबल बैंक है, जिसके नतीजे सबसे शुरू में आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक और जो छोटे इंडियन ओवरसीज़ बैंक टाइप के जो बैंक थे उनके नतीजे आए थे, लेकिन अब एक जो बड़ा बैंक है जिसका F&O में भी शेयर लिस्टेड है, उसके नतीजे आ रहे हैं। शरद सर, मैं कुछ एक काउंटर्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहले तो एक तो JSW स्टील, जहां पर कि मेटल कंपनीज के नतीजे अच्छे नहीं आने की आशंका है। काउंटर रिएक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, बी टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील। हम पहले भी बता चुके कि स्टील कंपनीज के नतीजे इस बार अच्छे नहीं आएंगे। जो दूसरी मेटल कंपनीज हैं लाइक नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी के नतीजे अच्छे आएंगे। तो मेटल में अब स्टील कंपनियों में स्पेशली आपकी व्यू? जी, तो देखिए JSW स्टील ने आउट परफॉर्म किया है मेटल इंडेक्स को। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत टेक्निकल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी अपने 20 वीक पोजीशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट इसको 890 के जोन में है, 890। और अगर देखेंगे तो 920 एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसको बनता है।
राइट, लेट्स नॉट डिस्कस द नंबर्स। मुझे लगता है 1000 के ऊपर ही अगर कहीं अगर लंबी अवधि के हिसाब से आप देखिए, लंबी पोजीशन लेना चाहें तो तो मुझे लगता है 1000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए, 940 का भाव है जो इस वीक का हाई है, तो एक बार दोबारा अप ट्रेंड इसके अंदर शुरू हो सकता है। 1100 1150 तरफ जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन जिस जिस तरह का गिरावट का माहौल है, मुझे लगता है शायद ये 880 की तरफ जाएगा। 880 नहीं टूटना चाहिए, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, ब्रेकआउट जोन है। वो टूटता है तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हो सकता है, 800 750 तक भी देखने को मिल रहा है। जी सर, सेल और टाटा स्टील हालांकि नतीजे नहीं है, लेकिन उन पर आपका क्रॉस चेक। देखिए, अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहले भी जब चाइना के स्टिमुलस को लेकर के डिस्कशन हो रहा था विवेक जी, तब भी मैंने बात बोला था कि $9 ट्रिलियन का स्टिमुलस 2018 में, देखिए $4 ट्रिलियन का स्टिमुलस प्लान हुआ था, और डेट टू जीडीपी 50%, मतलब एक अच्छा ट्रैक्शन वहां देखने को मिल रहा था। इकोनॉमिक मतलब एक बार प्रॉब्लम में आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मेटल उस बेसिस पर मेटल चल रहा है, तो मेटल सस्टेन नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा स्टील के अंदर भी और जो है सेल के अंदर भी। तो मुझे लगता है जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है, सब आज सारे क्रिटिकल सपोर्ट टूटते हुए दिख रहे हैं। कमोवेश जितने भी स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द आयरनी, लुक एट द आयरनी ऑफ द मार्केट। सो 115 का जो एक क्रिटिकल सपोर्ट था वो टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सस्टेन हो जाए बहुत अच्छी बात है। इस जोन के ऊपर आप देखिए, स्टॉक कभी भी जनवरी के बाद पूरे साल का एनुअल आप देखिए सालाना जो है सपोर्ट है वो टूटता हुआ सेल में दिखाई दे रहा है। टूट गया, अगर ये सस्टेन हो गया आज, तो ये हो सकता है 100 रुपए तक भी आपको फर्दर गिरावट होती हुई दिखाई दे जाए। सिमिलरली टाटा स्टील में आप देखिए, ये थोड़ा सा एक बेस अभी यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, 140 145 का बेस अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। अगर ये सस्टेन हो जाए सब, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिले, लेकिन बुलिशनेस तभी आएगी जब 150 के ऊपर चलना शुरू करेगा। इस डिस्कशन में एक बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है जहां पर आपने डिस्कस किया, देखिए यूको बैंक का रिजल्ट बढ़िया है, यूनियन बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए, चले नहीं वो दूसरी बात है, क्योंकि बाजार का मूड नहीं है सब को चलवाने का। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए तो 230 और 230 235 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये जैसे ही 250 के ऊपर अगर निकल गया, मतलब फ्यूचर्स का काउंटर, पेड़ों का काउंटर है, तो बड़ा ठीक ठाक मूव आएगा ऊपर की तरफ 255 260, और एक ग्रीन टेरिटरी में आएगा जहां 260 के ऊपर चलना शुरू करेगा। बिल्कुल। आस्था मैम, 2-3 काउंटर जिन पर मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा, एक है HPCL, एक है BPCL। हमारे काफ़ी दर्शक फंसे हुए भी हैं ऊपर के लेवल्स पर, काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उन पर। इन पर क्या करना चाहिए, नतीजे आज मैम? देखिए, वैसे तो क्योंकि ट्रेंड अभी ब्रॉडर मार्केट का वीक है, उसी की तर्ज पे हमें यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिल रही है, पर नतीजे आने के बाद ही कॉल लेंगे बेटर रहेगा। वेट एंड वॉच करिए, नई पोजीशन भी ना लें, क्योंकि मेरे हिसाब से नतीजों के बाद ही नई पोजीशन लेने में समझदारी है। तो लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मैं HPCL की बात करूँ तो 360 का, और उस जी पोजीशन के साथ होल्ड करेंगे। और अगर BPCL की बात करें तो यहाँ जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो तकरीबन मेरे हिसाब से वैसे तो 290 का रहेगा। तो 290 का स्टॉप लॉस BPCL के लिए होल्ड करने की सलाह, दोनों ही काउंटर को रिजल्ट्स के बाद एक बार वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करवाई जा सकती है। बिल्कुल, मैं बता देता हूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, BPCL, HPCL, इन सभी के नतीजों में एक खास बात रहेगी, YOY, यानी कि आपको पिछले साल की तिमाही से इस साल की जो तिमाही के नतीजे होंगे उसमें करीब 60 से 70% की प्रॉफिट में गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन Q-on-Q यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स होंगी वो अच्छी शार्प मूव दिखाई देगा। HPCL में 371% की ग्रोथ दिखाई देगी Q-on-Q, लेकिन YOY 67% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ये ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट है। इंडियन ऑयल में 38% Q-on-Q प्रॉफिट में बढ़त दिखाई दे सकती है, लेकिन YOY में 72% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर मैम ने लेवल्स आपको बता दिए, उन लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। शरद सर, एक और काउंटर जिसके की नतीजे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट देखती है, काफ़ी दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं, BEL। सर, नतीजे मैं 2 रिपोर्ट्स देख रहा था, एक में 15% डाउन होने की बात है प्रॉफिट के Q-on-Q YOY, एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि उनके नतीजे ठीक रहेंगे। तो कंसेंसस पूरी तरह से है नहीं कि पॉजिटिव साइड पर जाएगा ये रिजल्ट या नेगेटिव साइड पर। सर, लेकिन जो फंसे हुए हैं वो क्या करें अब? देखिए, जो 280 285 का सपोर्ट था वो टूट गया,
तो टूट गया मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, व्हिच इज, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी दिक्कत हो जाए। 262 का भाव है, जो जो अभी वीकली सपोर्ट बना था 265 267, वो भी टूट गया आज। तो ये क्या है, जो ब्रेकआउट जोन था उसका 258, वहां के आसपास आकर के ट्रेड करने की कोशिश करा, जो ब्रेकआउट आपको मई के सेकेंड वीक में देखने को मिला था। तो देखिए, अगर अगर जोन तोड़ेगा तो बिल्कुल ये धीरे धीरे गिर करके 246 के ऊपर, 246 245 246 के आसपास आएगा, जहां इसका 50 वीक पोजीशन मूविंग एवरेज है। तो देखिए इस जोन में आ सकता है, तो 240 250 पर आप देखिए कंसोलिडेट करें। अब इसके अंदर पुल बैक, या तो आप उस 240 से 250 पे कंसोलिडेट करें तो आप पुल बैक का इंतजार करें, वो पुल बैक 280 285 तक ही पहले आएगा। इसके बाद वहां अगर सस्टेन करेगा तभी एक बुलिशनेस बनती है, वरना एक टेक्निकल पुल बैक इसके अंदर आ सकता है। चार्ट्स काफी वीक है, तो हो सकता है कि रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिविटी निकल के आए। बिल्कुल, कुछ और नतीजे जो इम्पॉर्टेंट हैं कल, जिनका रिएक्शन तो डेफिनेट सी बात है कि मंडे को ही देखने के लिए मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक। आस्था मैम, ये 3 नतीजे आएंगे जिसमें 2 मिड कैप के और स्मॉल कैप के हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक ये एकमात्र प्राइवेट स्पेस का वैसा बैंक बचा है जिस पर कि सबकी निगाहें रहेंगी कि बैंक निफ्टी को क्या ये रिकवर करवा पाएगा या नहीं। एक्सिस और एचडीएफसी अपना काम कर चुके हैं, कोटक थोड़ा सा पार्टी को खराब कर चुका है, लेकिन क्या लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक कुछ कर पाएगा ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म। कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो उसके लिए चार्ट्स पे अभी भी यहाँ पे थोड़ा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ये दूर खड़ा है, और वो सपोर्ट 1200 मेरे हिसाब से आता है 15 के जोन में। तो अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि 1215 या मोटा मोटी हम 1200 कहें, तो फिर ये मानिए कि आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स की उम्मीद तो अच्छी ही है, लेकिन रिजल्ट से पहले कोई इसमें पोजीशन ना लें, क्योंकि मार्केट्स खराब है। इसीलिए मैं ये चीज के लिए बोल रही हूँ बार बार कि रिजल्ट्स देखने के बाद ही पोजीशन लें। और जिन्होंने लिया है उनके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है कि होल्ड ही रखना है 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल शरद सर, मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं सर। बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही है और लीडिंग पोजीशन ले रहे हैं आप कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। कोटक हरे में है, एचडीएफसी बैंक रिकवर हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले उतना डाउन नहीं है जिस तरह की बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल रही है, केवल 1% डाउन है। और चौथा बैंक सर एक्सिस बैंक, इसमें भी आज मूव है 1.5% का। सर ये बैंक निफ्टी पूरा का पूरा आज मतलब इंडसइंड बैंक के हवाले हो चुका है एक तरह से। सर क्या लग रहा है, ये लीडर्स लीडिंग पोजीशन में आज आ पाएंगे शाम तक? ये बैंक निफ्टी को कुछ इतना रिकवर करा पाएंगे कि हमारी वीकेंड ठीक मन पाए? जी, तो देखिए आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आएगा देखने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ। फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से फ्राइडे में बैंक निफ्टी बेचा नहीं पाएंगे। कल तो खरीद के गया था, 1300 का फ्यूचर खरीद के लेके गया कि भाई देखिए चलो बेस बन गया है, अभी हो सकता है आप बुलिशनेस रहे। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग, एक्सिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुझे लगता है नतीजे अच्छे आएंगे। और इंडसइंड बैंक एक्सीडेंट पहले ही बाजार मान के चल रहा था, जब एक ब्रेकडाउन पहले ही 1300 आप अगर देखेंगे तो 1350 पास एक ब्रेकडाउन आया था तो समझ में आ गया था कि ये वीक है, तो बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने फर्दर गिरावट कर दी, उसके जो बेसिकली नंबर्स आए एनपीए के, वहां पर गड़बड़ हो गई। तो क्या वो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। आज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखेंगे तो कि जो बेसिकली जोन में भी दिख रहा है कि अगर 50 730 770 का जोन भी सस्टेन नहीं हो रहा है दिन दिन, देखिए जहां आया ये 50 460 478, ये बेसिकली बड़ा पुट राइटर का बेस है। अब यहाँ पर क्या है, कोई पुल बैक आया, देखिए टेक्सचर तो बहुत खराब हो गया है, लेकिन अगर आज भी कहीं गलती से ये ड्यूरिंग द डे 50 737 736 773 ये जोन रहेगा 50 700 के पुट राइटर का, अगर इसको सस्टेन कर ले और ऊपर तरफ चला जाए, और इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर मतलब बुल्स को थोड़ा भगवान मेहरबान हो और 50 907 938 के ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब 51,000 का पुट राइटर थोड़ा कंडीशन संभाल ले, तो भी जो डैमेज हुआ है काफी हद तक कवर हो सकता है। और ड्यूरिंग जो आज जो एफआई का आंकड़ा आएगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कितना शॉर्ट किया है। लेकिन एक डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ विवेक जी, पिछले 10 साल से 2014 से 2024
में मैंने कभी 33% 34% एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को पलटते नहीं देखा, मतलब ऊपर जाके 50% 80% जाते नहीं देखा। वो हमेशा नीचे, अगर 50% के नीचे चले गए एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में, तो वो हमेशा गिर करके 8% से 12-15% पर ही आई है, वो कभी ऊपर नहीं गई है। ये हिस्टोरिकल डेटा है। अब वो हिस्टोरिकल डेटा कितना सही होता है कितना गलत होता है, हाउ रिप्रेजेंटेटिव इट इज, कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट अभी सिचुएशन ये है कि जो आईटीसी की कमेंट्री आई है, जो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए, काफी खराब है। और अगर बैंक निफ्टी 50 907 938 तक के ऊपर क्लोज हो जाए बहुत अच्छा, 50 736 773 के ऊपर क्लोज हो तब भी थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस जो लो बना था आपका, अगर आप देखेंगे तो जो 7 अक्टूबर को मंडे को लो बना था 50 194 और 50 283, वो सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा सा फेस सेविंग हो सकता है हो जाए। बिल्कुल, तो नतीजों पर तो काफ़ी गहन डिस्कशन हो चुका है, जो नतीजे आने वाले हैं, जो आ रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे दर्शकों के सवालों पर। तो हमारे सेगमेंट का नाम है छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के सवाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राहुल जैन जी का सवाल है, पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग शरद सर, आस्था मैम, आप दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। साइंस सॉफ्टवेयर 1870 पर क्या करें? आस्था मैम आपसे राय लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे साइंस लिमिटेड की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इनका खरीद 1800 के स्तर पे है, राइट। तो जी। ये अभी चार्ट्स तो इतने यहाँ पे मजबूत नहीं है, थोड़ा सा इन्हें पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। ऊपर में मेरे को लगता है कि एक बार कोशिश कर सकता है ये काउंटर 1900 तक जाने की, 1850 से 1900 के बीच में जाने की कोशिश कर सकता है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करने की सलाह है। रिस्क इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट्स खराब है और नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा पोजीशन में आप चाहें तो मुनाफा भी वसूल करें, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, फिर भी जो मिल रहा है इस मार्केट में वो अच्छा ही है। पार्शियली बुक करें और पार्शियली वो पोजीशन को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 1690 के स्तर पे आता है। 1690 के स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह रहेगी पार्शियल क्वांटिटी को। जी, रोशन जहां जी का सवाल है, शरद सर, टाइटन पर 3650 के प्राइस के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, और कितना नीचे जाएगा पूछ रहे हैं। जी तो देखिए, रिजल्ट वगैरह सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइटन के आप अंदर देखेंगे तो 3400 के नीचे 3400 पे एक सप्लाई जोन आ गया पिछले 2 सप्ताह में, सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक। तो अब क्या है, स्टॉक जाएगा करीब 3072 3100, उस जोन के पास जाएगा। ये जोन अगर आप देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट यहाँ पर बना था 11 सितंबर 2023 के आसपास, और इसके बाद इस जोन को कई बार जून 2024 में से बाद भी सस्टेन किया है। मुझे लगता है वहां तक गिरावट हो सकती है, लेकिन ये याद रखिएगा जैसे ही बाजार में पुल बैक आएगा, आपको टाइटन के अंदर अगर आप हैं तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, बड़ा पुल बैक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सप्लाई जोन 3400 का है, तो एक जो पुल बैक आएगा अगर आप 3100 के आसपास कंसोलिडेट करके, तो 3400 तक तो पहले आएगा। अगला बुलिशनेस तभी बनेगा जब वो 3400 के शॉर्ट्स को काटेगा, फिर ऊपर की तरफ आप व्यू लीजिएगा। प्रदीप जी का सवाल है रिट्स के बारे में, मैम इस पर आपकी राय। जी बिल्कुल, एक सेकंड वापस से दोहराएंगे प्रश्न। मैम RITES रिट्स राइट्स वाला शेयर है इनके पास, इन्होंने प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं ये। जी बिल्कुल, राइट्स लिमिटेड की बात करें तो व्यू अभी तो यहाँ पे वीक है, मेरे हिसाब से ये और ज्यादा वीकनेस दिखा सकता है, और इसमें अगर लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं तो होल्ड करेंगे 230 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन व्यू नेगेटिव ही रहेगा। जी, श्रवण यादव जी का सवाल है जियो फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। 330 के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शरद सर क्या करें? तो देखिए जी, तो देखिए जियो के नंबर अच्छे आए थे रिलायंस में, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस के रिजल्ट में, लेकिन इसके अदरवाइज भी देखिए जियो फाइनेंशियल में मुझे लगता है कि देखिए सर, यहाँ पर बिल्कुल 307 का जो एक सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सपोर्ट जियो फाइनेंशियल का टूटता हुआ दिखाई देगा तो एक समस्या आ सकती है। मुझे लगता है 322 के ऊपर अगर स्टॉक कहीं सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी।
अभी ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 300, 305, 310 उसी जोन में। अगर ये जोन टूट जाता है तो जो आपका एक ब्रेकआउट बना था फरवरी 2024 में 273, वहां तक की गिरावट दिखाई दे सकती है। बुलिशनेस तभी आएगी जब 325 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं राजन पांडे जी, गेल इंडिया पर पूछ रहे हैं, 230 रुपए के लिए हुए हैं। शरद सर ने ही दिया था सर, 208 रुपये आ गया शरद सर, अब क्या करें, निकलना चाहिए या 3 से 5 साल का व्यू है, रख सकते हैं क्या? तो देखिए अब क्या किया जाए। अब जो देखिए गेल को लेकर के अब क्या किया जाए। अब इस वक्त जो दिक्कत है जिस तरह से, बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली जो अगर अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने जो बेसिकली एपीएम गैस को लेकर के जो गाइडलाइंस दी हैं, उसका असर इनके इनके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि गेल के अंदर एक जो गिरावट है, एक क्रिटिकल सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है। वो 208 210 का जोन था जिसका कि सपोर्ट अब स्टॉक ने तोड़ा है। तो अब ये जाएगा कहाँ? ये 185 तक गिरावट कर सकता है। अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन 185 तक एक गिरावट इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। सस्टेन तभी करेगा जब 210 के ऊपर दोबारा जाएगा, तब इसके बाद एक बार स्टॉक सस्टेन करेगा। एक बुलबैक आपको 240 250 तक देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा चीजें नेगेटिव होती हुई दिख रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश जी फोन लाइन पर। अवधेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया एकदम मस्त है। बस एक दिक्कत है, जोमेटो ले रखा है हमने और काफी लॉस में है। जी, अभी कितने होल्ड प्राइस का करना लिया हुआ है? है कि वैसे हमने डिस्कस कर लिया था सर, लेकिन अब आपने कॉल कर लिया तो पूछ लेता हूँ मैं दोबारा, कितने प्राइस का लिया हुआ है सर? सर जोमेटो ले रखा है हमने 50 से 282 के रेट से। 282 के रेट के, ठीक है। पूछ लेते हैं आस्था मैम, इनके लिए क्या राय रहेगी जोमेटो पर? देखिए राय तो अभी तो देखिए सारे चार्ट्स वीक हैं, तो ये भी वीक रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए सब, क्योंकि ये थोड़ा और गिर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट अब देखने को मिलेगी। आप होल्ड करिए, वापस से आपके प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं आती भी, समय लग सकता है, लेकिन लॉस बुक करने के बजाय हम होल्ड करेंगे, क्योंकि काउंटर भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नतीजे बेहद शानदार आ रहे हैं। तो होल्ड ही मैं करने की यहाँ पे सलाह दूंगी, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 220 के स्तर पे आता है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ अभी जोमेटो में बने रहें, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए होल्ड करना है 285 290 के पहले टारगेट्स के। जी, वसवार पार्था जी का सवाल है वेदांता पर। सर इन्होंने शरद सर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए वेदांता पर इनको? तो देखिए वेदांता एक अलग ही स्टोरी है अदर देन मेटल। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मुझे लगता है इसको होल्ड करिए। ये अभी जो एक क्रिटिकल ब्रेकआउट आया था 450 के ऊपर, उसी जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा गिरावट हो तो भी आप बने रहे। मेरे ख्याल से जब तक ये 450 के नीचे ना जाए, माफ कीजिएगा, हाँ 425 के नीचे ना जाए, तब तक आप बिल्कुल आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मूव तभी आएगा जब 450 के ऊपर सस्टेन करेगा, 2 क्वार्टर देंगे तो 530 580 के भाव भी यहाँ आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जी, नागराज जी का सवाल है टाटा पावर कितना गिरेगा? आई एम इन बिग लॉस, बॉट एट 470। और अदानी विल्मर इन्होंने 336 पर बाय किए हैं। कल ही रिजल्ट्स आए थे, अदानी विल्मर के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, काउंटर चला भी था, 340-42 तक आ गया था। लेकिन शायद अच्छे नतीजे पढ़ के इन्होंने सोचा होगा कि और तेज चलेगा, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट आज वीक हो गया। आस्था मैडम क्या करें? अदानी विल्मर पर नतीजे अच्छे आने के बाद काउंटर रिएक्ट भी किया, लेकिन चल नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, अदानी विल्मर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर में अभी मुझे लगता है जिस तरह की चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, वीकनेस और ज्यादा गहरा सकती है। नीचे में एक बार हो सकता है कि ये 285 290 तक के जोन तक भी आ जाए, तो अभी इसमें वीकनेस है। तो मैं अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, लेकिन वीकनेस और ज्यादा आ सकती है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे जो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है वो तो तकरीबन 200 माना जाए तो बड़ा है स्टॉप लॉस। मेरे को लग रहा है कि 250 तक का रखेंगे तो बेटर रहेगा। जी, सुदेव मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंडल साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल सर शरद मिश्रा जी से है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर मैंने जेके पेपर लिया हुआ है अभी 12 दिन पहले, 514 रुपए के भाव में। मेरे पास 100 शेयर है और 2 इयर्स का व्यू है।
तो सर कितने देर तक होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाइए? जी जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आपने जेके पेपर लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन आया है 470 का जोन का, तो इसका सपोर्ट बनता है 448 जहां इस जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 430 के आसपास। 430 इसका राइजिंग 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पर प्लेस्ड है। जैसे ये 450 के ऊपर निकल जाए तो आप फिर बुलिश हो जाइए, फिर ये धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब 480 के ऊपर दोबारा चलेगा, तो इस कंडीशन में आपको 515 540 के भाव आते हुए दिखाई देंगे। जी, कार्तिक आहूजा जी का सवाल है BHEL पर मैम 272 रुपए के खरीदे हुए हैं, अब क्या ओपिनियन है आपकी? 272 की कॉस्ट प्राइस है अभी। तो BHEL में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, चार्ट्स वीकी लग रहे हैं। अभी नेक्स्ट सपोर्ट 197 के लेवल पे आता है। बड़ा लॉस होगा अगर अभी निकलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए सर। देखिए मार्केट्स खराब है और हो सकता है आने वाले 2-3 महीने भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, लेकिन यहाँ समय सीमा अगर आप 6 महीना मानेंगे तो वापस से रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ऐसे काउंटर्स लॉन्ग टर्म में रिटर्न देके ही जाते हैं। तो अब जिनकी जो भी समय सीमा है वो उसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में कन्वर्ट कर ले। शॉर्ट टर्म में अभी कोई बड़े गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, वो तकरीबन अभी तो जो आ रहा है वो 190 के लेवल पे आ रहा है। जी, सुशांत तिवारी जी का सवाल है DCW में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या शरद सर? ये शेयर करा, अच्छा DCW, ओके जी देखिए ऐसा है कि ये यहाँ पर है कि पिछले 4-5 सप्ताह में कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकडाउन मिला है। एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन टूटता हुआ दिखाई दिया है 92 से 95 का, और आज ये अपने 10 ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दिया। तो अगला सपोर्ट कहाँ है? अगला सपोर्ट है 80 रुपए के आसपास। तो देखिए 80 रुपए के आसपास आए तो एक बार आप देखिए कंसोलिडेट होता है स्टॉक, वहां पर अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो आप स्टॉप लॉस 77 रुपए का डाल लीजिएगा। 77 से 80 के बीच में कंसोलिडेट करके मुझे लगता है दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। बुलिशनेस इंटैक्ट है, थोड़ा 2 क्वार्टर का समय देंगे तो हो सकता है 120 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। जब बाजार में नेगेटिविटी खत्म होगी स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड शुरू कर सकता है और 120 तक जा सकता है। जी, अंकित जी का सवाल है कॉनकोर पर, कंटेनर कॉर्प पर। सर 900 शेयर लिए 900 रुपये के 50 शेयर लिए हुए हैं। मैम आपसे पूछ लेता हूँ, कॉनकोर 900 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें मैम अब ये? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, 900 की इनकी खरीद है। 795 के आसपास चल रहा है। मीडियम सपोर्ट 730 से 35 के जोन में आता है, जिसके नीचे जाने के चांसेस अभी तो नहीं लगते, इसलिए होल्ड ही करना पड़ेगा 730 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, शरद सर कैनरा बैंक में एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री का सही समय है क्या? जी, तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे, लेकिन एक स्टॉक में ब्रेकडाउन मिला है 105 का। 105 100 रुपए का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जो टूटा है काफी समय बाद। 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक खिसकता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए मुझे लगता है 94 रुपए का भाव है। अगला सपोर्ट आपको मिलेगा 86 रुपए से 90 रुपए के बीच में। 86 to 19 रुपीज के जोन में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। उस जोन में कंसोलिडेट कर जाए स्टॉक, 2-4 दिन सस्टेन हो जाए, तब आप लॉन्ग रहिएगा। आपको मूव मेरे ख्याल से 100 से 105 रुपए का एक मूव देखने को मिलेगा। बड़ी बुलिशनेस तभी आएगी जब 105 के ऊपर सस्टेन करेगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, दीपक नागर जी हैं फोन लाइन पर। नागर साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मुझे सर से पूछना था। एक तो सीजी पावर का 844 की रेट है 100 शेयर, उसको एवरेज कर सकते हैं क्या? और एक CDSL पे भी अगर बता दें तो 1610 की प्राइस है 100 शेयर। जी, CDSL और CG पावर सर, इनके 2 सवाल हैं। शरद सर आपसे बता दीजिए सर क्या व्यू रखना है? जी, तो देखिए सीजी पावर के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन काफी कुछ इसके अंदर डिस्काउंटेड भी है रिजल्ट्स के अंदर। और जो मैंने इसको रिकमेंड किया था 700 रुपए पे 875 के टारगेट के लिए, वो आ भी गए और गिरावट जो है थोड़ा सा देखने को मिल रही है। सीजी पावर और हिताची एनर्जी दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ एनर्जी सेगमेंट में। और एनर्जी सेगमेंट एज होल अगर आप देखेंगे तो नॉन फॉसिल में, और इसके अलावा आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में पावर जनरेशन में जितनी कंपनीज है वहां पर मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि जो गिरावट है ये दोबारा अपने बेस की तरफ लेके आ रहा है 700 रुपए की तरफ। नीचे 650 660 ये क्रिटिकल सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए सीजी पावर के अंदर। मुझे लगता है टूटेगा नहीं, एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा।
तो उस जोन में अगर आप कंसोलिडेट करें और आप सस्टेन कर जाए वो लेवल, तो दोबारा आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। कंपनी के रिजल्ट्स खराब नहीं थे Q2 में भी। मुझे लगता है दोबारा वो जो अगर 650 660 का सस्टेन हो जाए, तो मुझे लगता है दोबारा अगर 2 क्वार्टर होल्ड कर लेंगे तो 820 875 के भाव दोबारा आपको देखने को मिल जाएंगे। CDSL में देखें तो देखिए जिस तरह के म्यूचुअल फंड के कंपनीज के नंबर आ रहे हैं, देखिए निपॉन का नंबर आया वो भी बेहतरीन आया है, इससे पहले HDFC AMC के भी नंबर अच्छे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्रोकरेजेस के नंबर देखिए कितने अच्छे आए, एंजल वन देख लीजिए, बाकी सबको देख लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर CDSL के अंदर एक पॉजिटिव वेव बना हुआ है। तो मुझे लगता है देखिए बेस इसका कहीं है 1355 1380 का एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्ट्रेंथ क्या कब आएगी, जैसे स्टॉक कहीं 1450 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो दोबारा स्ट्रेंथ आएगी। स्टॉक में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। 1350 के नीचे जब तक ना जाए फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, तब तक पोजीशन मत काटिएगा। मुझे लगता है जैसे ही ये 1450 के ऊपर चलेगा दोबारा बुलिशनेस आएगी। पोजिशनली होल्ड करेंगे, 2 क्वार्टर का समय देंगे, थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी खत्म होगी तो 1650 1700 के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं फैजल अली जी, GMR इंफ्रा और सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं। मैम, GMR इंफ्रा इन्होंने 84 के लिए हुए हैं और सुजलॉन इन्होंने 75 की बाइंग की हुई है, क्या करें? देखिए GMR इंफ्रा की बात करें तो वीक ही लग रहा है काउंटर। अभी तो 84 का इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन होल्ड ही रखना पड़ेगा 70 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है जो लेवल्स दिखाएगा ये एक बार 85 और फिर 90 तक जाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ सुजलॉन की इन्होंने बात की, सुजलॉन में भी जिस तरह के चार्ट पोजीशन बनी हुई है, चार्ट में थोड़ी वीकनेस तो है और ये एक वीकनेस में एक स्टॉप लॉस के साथ ही मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। सुजलॉन का जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो थोड़ा सा डीप है, बट मेरे हिसाब से 60 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजीशन में और अपनी पोजीशंस को दोनों ही काउंटर्स पे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मार्केट्स वीक हैं तो थोड़ी वीकनेस हमें फर्दर भी देखने को मिल सकती है दोनों काउंटर्स में। जी, काफ़ी दर्शकों के सवाल अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन उन दर्शकों के सवाल जो पेंडिंग हैं वो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ सवाल स्किप कर दिए थे। तो वो न्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहाँ पर रोकते हैं, बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ। मार्केट नेक्स्ट वीक और इवेंट्स नेक्स्ट वीक का, इन सभी पर नज़र डाल लेते हैं। क्या कुछ खबरें रहेंगी नेक्स्ट वीक का जो इम्पॉर्टेंट रहेंगी और उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मंडे को रिलायंस के बोनस की एक्स डेट है और उसका एक इम्पैक्ट कोशिश तो मार्केट में शायद होती, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इतना वीक है। थर्सडे को F&O एक्सपायरी है और फ्राइडे वैसे तो दिवाली भी है और अगर हम देखें तो ऑटो कंपनीज को अपने डेटा देने हैं। हो सकता है कि वो फ्राइडे को दें 1 नवंबर को, या हो सकता है कि वो पहले ही 31 तारीख को दे दें, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे इसके भी ऑफ रहेंगे। तो या तो उन कंपनीज को 4 नवंबर को अपने डेटा देंगी वो, या वो हो सकता है कि 31 अक्टूबर को ही वो अपने कुछ सेल्स के डेटा देती हुई जाएं। तो काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा क्योंकि F&O एक्सपायरी एक बड़ा इवेंट है। काफ़ी कुछ शॉर्ट्स बने हुए हैं, क्या ये रिकवरी के लिए आएंगे? शरद सर, इस पर आपका मैं फोकस चाहूँगा कि F&O एक्सपायरी में कौन से ऐसे शेयर्स होंगे। मैं आपके पास आऊँगा सर, आप अपने शेयर कुछ पिक कर लीजिए। मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ पहले रिलायंस पर बोनस की एक्स डेट है परसों, माफ़ कीजिएगा मंडे को। इसमें क्या कर जाना चाहिए, आज के सत्र में या मंडे का वेट करें, क्या करें? देखिए रिलायंस में बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आज कुछ ना करके जाएं, वीकेंड है तो, लेकिन अभी भी ये काउंटर लग रहा है वीक, तो मैं तो यहाँ सलाह नहीं दूंगी कि आज कुछ करना चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ है सिर्फ उन्हीं के लिए हिदायत है कि पोजीशंस में कंटिन्यू रखें, बट नई फ्रेश पोजीशन में अभी बनाने की सलाह नहीं दूंगी। जी, आस्था मैम, ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे, आप एक बार सारे चार्ट्स देख लीजिए। मैं 2 मिनट बाद आपके पास लौटूंगा। केवल 2 चीज़ें पूछूंगा कि कौन सा ऑटो का शेयर ठीक लग रहा है अगर किसी को लेकर जाना है आज, और कौन सा ऐसा ऑटो शेयर है जिनसे दूर रहें, अभी कुछ नहीं करना या सेल कर दें जिनके पास हैं, वो आप प्लीज़ अपना देख लीजिए। शरद सर, मैं अब आपके पास लौटता हूँ। सर, F&O एक्सपायरी, आप काफ़ी डेटा पढ़ते हैं सर, काफ़ी डीप में जाते हैं। कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर शॉर्ट सबसे ज़्यादा हैं, हो सकता है कि कवरिंग के लिए आए वो शॉर्ट्स, या ऐसी कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर अभी शॉर्ट्स बनने शुरू हुए हैं और लगता है कि डेटा इस तरह का बन रहा है कि ये लंबे शॉर्ट जाने वाले हैं, ये इस एक्सपायरी में भी रोल ओवर होंगे?
जी, तो देखिए मुझे लगता है कैपिटल गुड में कुछ एक स्टॉक है, बीएचईएल है, डिक्सन है, काफी चल गए थे स्टॉक, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बीईएल है, यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट्स रोल ओवर हो जाए आने वाले समय में भी। इसके अलावा लगता है मेटल में, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार नेशनल म्यूनियम है, सेल है, ठीक है, ये सब काफी चला है, नेशनल म्यूनियम काफी चला है, तो यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट रोल ओवर होते हुए आपको दिखाई दे। इसके अलावा देखिए एफएमसीजी सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहेगा, यहाँ मुझे लगता है काफी शॉर्ट रोल ओवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि डाबर के अंदर है, ठीक है, एचयूएल है, ठीक है, यहाँ हो सकता है नेस्ले है, यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट रोल ओवर हो। तो यहाँ बेसिकली इनकी कमेंट्री भी काफी कमजोर थी, तो नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट महीने में भी हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट बनते हुए आपको दिखाई दे। तो ये कुछ एक जगह है जहां पर मुझे लगता है कि शॉर्ट रह सकते हैं। बैंकिंग में भी अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट्स भले ही ना रहे, लेकिन स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हुए आपको दिख सकते हैं, बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ नहीं आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अलाउ करें तो कुछ मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ, विवेक जी वहां ज्यादा क्लाइंट्स को मजा आएगा थोड़ा सुनने में। बिल्कुल सर, रिकमेंडेशंस भी हो जाएंगी, आप अपनी रिकमेंडेशंस भी अगर आपकी वही हैं तो आप उनको शामिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप कैनफिन होम के अंदर ध्यान रखिएगा। कैनफिन होम है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये तीनों पर मुझे लगता है बजाज फाइनेंस देखिए काफी पिट आने के बाद रिजल्ट बहुत मॉडरेट है, इसके बावजूद यहाँ लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो जितनी हॉस्पिटल चेन्स है और जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट है, जैसे लाल पैथलैब है, रिजल्ट अच्छा आया, इसके बाद भी स्टॉक चला नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आपको एक बार, अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिले, ये लॉन्ग रोल ओवर आपको टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो कोफोर्ज परसिस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको एक लॉन्ग बिल्डअप अच्छा देखने को मिले, एम्फेसिस में हो सकता है एक लॉन्ग बिल्डअप आपको अच्छा देखने को मिले। तो ये कुछ एक स्टॉक है। इसके अलावा आप देखिए, मुझे लगता है कि एक नवीन फ्लोरिन और पीआई इंडस्ट्री, ये दो ऐसे हैं जहां हो सकता है कि यहाँ पर एक बार आपको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले। नवीन फ्लोरिन तो फ्लैटिश रिजल्ट थे, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है जैसे ही थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करे, थोड़ा कैपिटल सेक्टर सस्टेन करे, तो यहाँ पर आपको बुलिश बेट्स देखने को मिल जाए। तो ये कुछ एक जगह रहेंगी जहां मुझे लगता है कि एक बार बुलिशनेस आने वाले इस महीने में भी हो सकता है कि कैरी ओवर हो जाए। रियलिटी में दो स्टॉक जोड़ लीजिए जो मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, इंडियन होटल का, तो इंडियन होटल को आप लॉन्ग साइड पे लेकर के जा सकते। बिल्कुल, आज समय हम आपसे जो सवाल किया था ऑटो शेयर पर, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है, वो प्लीज शेयर करें। देखिए सही में बोलूं तो सभी ऑटो स्टॉक्स में अभी गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि अभी ग्रीन होने का सिग्नल दे रहा है। तो मुझे लगता है, और शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये अक्टूबर के सेल्स डेटा आए और सेल्स नंबर आए वो इतने एनकरेजिंग ना रहे। तो मैं अभी किसी भी ऑटो स्टॉक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मैं अभी ऑटो स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाने की ही सलाह दूंगी। लेकिन फिर भी कोई एक ऑटो स्टॉक अगर किसी को लेना भी है तो वो अभी मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि एक बार बजाज ऑटो थोड़ा सा रिकवर होना चाहिए लोअर लेवल से। तो सिर्फ एक बजाज ऑटो में मैं अभी फिर भी मैं यही बोलूंगी कि नंबर्स देख के काम करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर बजाज ऑटो दिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड रखिएगा, क्योंकि ये काउंटर एक देखने वाला काउंटर हो सकता है। जी, ना सिर्फ इवेंट, कुछ रिजल्ट्स भी ऐसे रहेंगे जहां पर कि मार्केट की नज़रें रहेंगी, उनको डेट वाइज एक बार देख लेते हैं कौन से नतीजे ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो दर्शक हैं उनके ही हमने शेयर्स को इंक्लूड किया। 28 अक्टूबर को एडीएफ फूड, अंबुजा सीमेंट, अनंतराज, बीएचईएल, भारती एयरटेल, फेडरल बैंक, रेलटेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, आईओसी और जैन इरिगेशन, सन फार्मा और पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे रहेंगे। शरद सर, पहले मैं इसमें कुछ एक काउंटर जिस पर कि दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे और जो मैं ले नहीं पाया, उसमें पंजाब नेशनल बैंक का सर आज 95 आ चुका है और 28 तारीख को नतीजे हैं। पीएसयू स्पेस में 97% प्रॉफिट बढ़ने की बात है इस बैंक के, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बोलती है। उनका मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 10% बढ़ेगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 15% बढ़ेंगे और नेट प्रॉफिट 97% बढ़ेगा। सर, अगर ऐसे नतीजे आते हैं, क्या लगता है ये काउंटर में जो हैमरिंग हुई है हाल फिलहाल में वो रिकवर हो पाएगा? देखिए मेरा बिल्कुल पंजाब नेशनल, यही तीनों बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा कैनरा बैंक को मैं चौथे अगर आप
रैंकिंग ऑर्डर डालें, चौथे नंबर पे डाल दूंगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चार्टिकली भी देखें तो ये रिकवर करने की काफी संभावनाएं हैं। बेस है 92 रुपए से 95 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ पर पहले भी कंसोलिडेशन हो चुका है, स्टॉक सस्टेन कर चुका है। अभी भाव है 94 रुपए। अगर कहीं ये कोई पुल बैक आता है तो 110 रुपए तक का पुल बैक बिल्कुल स्विंग ट्रेड आपको मिलेगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब 110 पे जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है कॉलरेटर प्लेस्ड है उसको काटेगा, इसके बाद ही ऊपर जो है चलना शुरू करेगा। तो एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक में रिजर्व के दौरान या उसके बाद आ सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में कुछ और रिजल्ट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 29 अक्टूबर को रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, कैनरा बैंक, सिप्ला, कंटेनर कॉर्प पर हम बात भी कर चुके हैं, कैनरा बैंक पर भी कर चुके हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हुडको, वोल्टास, एसबीआई कार्ड्स, मैरिको, इन सभी के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। इनमें अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे हो सकता है कि आपको 5 गुना तक प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे ऑलमोस्ट। आस्था मैम, कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस को? और दूसरा हुडको और एचसीसी, इन दो पर आपका व्यू? जी बिल्कुल। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात करें तो चार्ट्स में तो अभी भी पोजीशन वीक ही लग रही है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बिल्कुल कड़ी नजर के साथ ही रिजल्ट्स पे यहाँ पे नजर बनाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी रिजल्ट्स में और अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है कुछ, तो ये फर्दर डाउनसाइड जा सकता है। नई पोजीशन ना ले, लिया हुआ है तो बने रह सकते हैं। फिर भी मैं बोल रही हूँ रिजल्ट्स का बिल्कुल ध्यान रखें। और अभी जो स्टॉप लॉस जो इसकी पोजीशन पे बनाया जा सकता है वो तकरीबन 2250 का है। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें और रिजल्ट्स को क्लोजली वॉच करें। दूसरा सवाल आपका हुडको पे था। जी मैम, हुडको और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन मैम, इस पर काफी सवाल भी आ रहे थे, मैंने उनको स्किप कर दिया था फिलहाल के लिए। जी अगर हुडको की बात करें, ट्रेंड यहाँ पे भी वीक लग रहा है, मेरे हिसाब से और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन नई पोजीशन के लिए ये भी एक कैंडिडेट अभी लगता नहीं है। होल्ड करने की सलाह है जिन्होंने लिया है 170 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, और एचसीसी मैम? और एचसीसी की बात करें, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मेरे हिसाब से चार्ट्स में जो पोजीशन इसकी बनी हुई है वो भी यहाँ पे निराशाजनक ही है। होल्ड ही करना है। नई पोजीशन के लिए अभी ज्यादातर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो चार्ट में मजबूती नहीं दिखा रहे, तो नई पोजीशन के लिए अभी दूरी बनाए रखे। लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस 32 का रखेंगे। जी शरद सर, मैं 30 अक्टूबर के रिजल्ट्स पढ़ता हूँ। एबी कैपिटल, बायोकॉन, डाबर और एलएनटी, स्टरलाइट टेक, पैसा लो, टाटा पावर, ये सभी शेयर हैं। काफ़ी शेयर मैं इस शो में इंक्लूड कर चुका हूं सर, लेकिन एक शेयर जो कि मैं बात नहीं कर पाया, एक दर्शक काफ़ी पूछ रहे थे, वो था स्टरलाइट टेक। सर उन्होंने 153 के लिए हुए हैं, ये 120 के भी नीचे आ चुका है काउंटर। क्या करें? नतीजे हैं 30 अक्टूबर को। जी, तो देखिए अगर स्टरलाइट टेक को आप देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पहले से काफी गिरावट है। अगर आप देखें नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज चल रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है इंडेक्स के साथ। स्टॉक में बेस बना हुआ है 111 रुपए का, 111 रुपए के आसपास। अभी इमीडिएट लेवल पे सप्लाई जोन बन गया है करीब 128 130 के आसपास। कोई भी पुल बैक आता है रिजर्व का के दौरान 110 112 रुपए के बेस से ही आएगा, तो वो पुल बैक इसको लेकर के जाएगा 130 रुपए मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा पुल बैक ले जाएगा तो 136 रुपए लेके जाएगा, जहां इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी जोन में सबसे बड़ा सप्लाई जोन भी है। तो 136 तक का पुल बैक आएगा, बट हाईली अनलाइकली है। यहाँ पर एक रिजल्ट टाटा पावर का जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है Q1 में यहाँ पर आप देखेंगे तो रिन्यूअल सेक्टर से जो है इनका रेवेन्यू 32% गिरता हुआ दिखाई दिया था, जिससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3% का कॉन्ट्रैक्शन था। अच्छा खासा कैपेसिटी प्लान है 20,000 करोड़ के आसपास, 5,000 करोड़ उन्होंने किया भी है, जिस पे 40-50% रिन्यूअल में ही डाला है। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पर अभी एक बेस बना हुआ है, अभी गिरावट के बावजूद ये अपने सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। 410 390 400 410 का एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है अगर ये नहीं टूटता है, जोन 400 का कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट में पॉजिटिविटी रहती है, पर स्टॉक दोबारा कहीं अगर 430 के जोन को ऊपर सस्टेन करता है तो आप फिर इसको पकड़ के चलिएगा। थोड़ा बाजार खराब रहेगी तो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन धीरे धीरे 510 540 तक जाएगा अगर एक क्वार्टर होल्ड करेंगे। जी, तो ये तो कुछ इवेंट्स नेक्स्ट वीक हैं और कुछ रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक जिन पर हमने बात की है, लेकिन अब बढ़ते हैं टॉप पिक्स पर।
आस्था मैडम, फटाफट से मैं पूछना चाहता हूं, आपके रडार पर कौन से शेयर्स हैं? देखिए, आज के लिए मैं एक ही स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ, वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जब दिया था तब थोड़ी वीकनेस थी, अभी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजी के साथ ही जाना चाहूंगी क्योंकि मार्केट खराब है। खरीदारी करने की सलाह तो रहेगी, लेकिन 870 880 के जोन में, स्टॉप लॉस 770 का रहेगा, टारगेट 965 से 1000 का रहेगा, लेकिन मध्यम अवधि के तौर पे इस कॉल को लिया जाए। बिल्कुल, तो आस्था मैम की तरफ से थायरोकेयर, जहां पर कि आप 870 से 880 अभी ना लें, 870 80 पर लें और 965 और 1000 के टारगेट रखें 770 के स्टॉप लॉस के साथ। शरद सर, क्विक टेक सर, 1 मिनट में मुझे, क्योंकि अब शो वाइंडिंग अप करना है, प्लीज बता दीजिए 1 मिनट में कौन सी कॉल्स? थर्मैक्स ले लीजिए, 3975 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1430 का 4830 का टारगेट रखिए, नवंबर तक का व्यू रखिए आपको। और सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन ले लीजिए, रिजल्ट अच्छे हैं, एक्विजिशन अच्छा है, यूपीएस एक्रेटिव है, तो देखिए 620 रुपए स्टॉप लॉस लगाइए, मार्च तक होल्ड कीजिए, 830 950 के भाव देखने को मिलेंगे। जी, तो सोना बीएमडब्ल्यू यहाँ पर करीब 830 950 के टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस, 700 रुपये पर चल रहा है। साथ ही शरद सर की जो एक कॉल और है, शरद सर और भी कोई कॉल है क्या? जी, 2 कॉल और है। एस्ट्राडीएम देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, हॉस्पिटल चेन, 14,415 का स्टॉप लॉस लगाइए, 475 525 का टारगेट रखिए, दिसंबर तक का व्यू है। और ओएफएसएस देखिए खराब रिजल्ट आए हैं, इसके बाद स्टॉक सस्टेन कर गया है, तो टेक्निकल पे और राय है, 10,450 का स्टॉप लॉस रखिए, 12,500 का टारगेट रखिए, दिसंबर तक का व्यू है। जी, तो ये कुछ एक कॉल शरद सर की तरफ से और एक कॉल आस्था मैम की तरफ से, जो आप इस गिरते हुए बाजार में भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो बीच बाजार को तो यहाँ पर रोकने का समय आ गया है और 4 बजे हमारा खास शो देखना ना भूलें, मेरी सिप मेरा सवाल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।